नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम जो 2025 में होने वाली है उनके लिए जो न्यू सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें टोटल 30 वीडियो होने वाली थी, आज हम 30 में से क्लास नंबर 25 को देखेंगे। दोस्तों, चाहे आपको कोई सा भी एग्जाम देना हो रेलवे का, आप ये क्लास को शुरू से अंत तक देखिए और इस सीरीज की पूरी कर लीजिए, है ना। आपका एग्जाम बहुत बेहतर होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, ई बुक चाहिए या पीडीएफ चाहिए, आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं एक छोटी सी फ़ी अदा करके। और ये छोटी सी फ़ी आपका जो है लाइफ संवार सकता है। मैं बार बार कहते आया हूँ, सैकड़ों बच्चे उस लिस्ट में जा चुके हैं, आप भी सिलेक्ट होकर जगह पकड़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं सिर्फ रिफाइंड कंटेंट ही पढ़ाऊँगा जो काम की है, इधर उधर की बात, इधर उधर की कंटेंट मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है भाई। इसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक के थ्रू भी कंटेंट को बाय कर सकते हैं। देखिए, जिन भी बच्चे को सीजीएल का एग्जाम देना है, हाल फिलहाल अभी सीजीएल की एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, तो ये टॉपर चॉइस जो आज से 11-12 दिन पहले रिलीज हुई थी, मैं समय के अभाव में इसका एक अलग से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कि ये ई बुक रिलीज हो गई है ना। और ये मार्क बूस्टर पैरासीटामोल 2, ये दोनों पढ़ के जाएंगे, आपका सीजीएल का एग्जाम भी हो जाएगा। और हो क्या जाएगा, 80% से अधिक क्वेश्चन बना के आओगे। अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आधा भी पढ़ लिए ना इन दोनों का, आधा मैं बोलता हूँ 50% भी तो काम हो जाएगा जी आपका, ठीक है। ये रहा आपका जो टॉपर चॉइस इमेज देखे हैं, इसका बनावट। इसमें जैसा कि आजकल आपका आधुनिक वेंडर है एडुकेटी, ये ज़्यादातर कथन के रूप में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इस वाले सीरीज में हमने यानी टॉपर चॉइस वाले जो ई बुक है, इस सीरीज में 70% तक जो क्वेश्चन है सिर्फ कथन के रूप में पढ़ाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्लास का पहला ही क्वेश्चन कथन के रूप में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। ये 36 सीरीज वाले कंटेंट का एक साथ आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगा। इसका भी कॉस्ट हमने 70 रुपया ही रखा है, कोई भी कॉस्ट नोटबुक से ऊपर नहीं जाएगा, सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, फीफा क्लब विश्व कप 2025 के उपविजेता कौन रहे हैं। देखिए, एक तो फीफा वर्ल्ड कप होता है ना, एक फीफा अंडर 20 होता है, एक फीफा महिला होता है, ये है भैया फीफा क्लब विश्व कप, जिसमें जो है क्लब भाग लेते हैं, ठीक है भाई, इसमें ना। तो इसका जो आपका उपविजेता रहा है ये पेरिस सेंट जर्मन रहा है, नाम है इसका क्लब का, है ना, पेरिस सेंट जर्मन, ठीक है भाई। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में कराया गया है। कहाँ पे हुआ है ये? यूएसए के अंदर हुआ है, यूएसए के अंदर हुआ है। इस प्रतियोगिता में टोटल 32 फुटबॉल क्लब भाग लिए थे। कितना फुटबॉल क्लब भाग लिए थे? 32। जहां विजेता कौन रहे हैं? चेल्सिया, और उपविजेता कौन रहा है? पेरिस सेंट जर्मन। ये दोनों ध्यान रखना, रेलवे को इसी अटपटा सा करंट अफेयर पसंद आता है, ठीक है भाई, तो इसे ध्यान रखना। ये मेन फीफा ना होकर के मेन फीफा से कहीं बिग फीफा है ये, ठीक है भाई। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में दिए गए अवार्ड विनर को भी पूछा जाता है। जैसे अगर मैं पिछले 3 साल का एनालिसिस करूं, जो भी रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं 2022 से लेके अब तक 3-4 साल हो गए होंगे, है ना, तो वहां पे जो गोल्डन बूट है, गोल्डन बॉल है, इस अवार्ड को पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो ये लेटेस्ट सीरीज समाप्त हुई है फीफा क्लब विश्व कप 2025, इसमें जो है गोल्डन बॉल किसे दिया जाता है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जो भी फुटबॉलर रहते हैं उसको गोल्डन बॉल का खिताब दिया जाता है। ये दिया गया है कोले पाल्मर को, जो चेल्सिया टीम से खेलते हैं। गोल्डन ग्लव का अवार्ड जो है बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है, ये दिया गया है रॉबर्ट सैंकेज को, चेल्सिया टीम का है। और टॉप स्कोरर को गोल्डन बूट दिया जाता है ना, जो दिया गया है गेंजेलो, ये रियल मैड्रिड टीम के हैं, ठीक है भाई। तो ये तीनों अवार्ड भी याद रख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे भाई ये उसी प्रकार से है जैसे आईपीएल में ऑरेंज कैप पर्पल कैप का नाम आपने सुना होगा, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है, ज्यादातर विकेट लेने वाले को पर्पल कैप। उसी प्रकार से ये फुटबॉल के अंदर होता है गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोव और गोल्डन बॉल पुरस्कार, ठीक है भाई। अब फीफा वर्ल्ड कप पुरुष की जो शुरुआत है ये 1930 ईस्वी में उरुग्वे के मोंटेवीडियो से हुआ था, और पहला प्रतियोगिता के विजेता भी उरुग्वे रहे थे। जो फीफा मेन वाला है, जिसे हम एक बार कोई फीफा कहे तो हम हमारा ध्यान चला जाता है, जैसे एक बार हमें कोई ओलंपिक कहे तो सीधे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ध्यान जाता है, न कि पैरा ओलंपिक और शीत ओलंपिक में, ठीक है भाई। तो उसी प्रकार से अगर खाली फीफा लिखा है तो मेन वाला फीफा, ठीक है। तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था उरुग्वे से, और पहला जो प्रतियोगिता हुआ था उनके
विनर भी कौन रहे थे? उरुग्वे रहे थे। फीफा की स्थापना कब होती है? अब ये फीफा क्या है? ये शासी निकाय है ना, ये ऑथराइज बॉडी है रेगुलेट करने वाला फुटबॉल खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसकी स्थापना कब हुआ था भैया? 1904 में हुआ था। लेकिन इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड ज्यूरिख के अंदर है। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली पुलिस जो पिछला हुआ था वहां पे ये पार्टिकुलर पॉइंट पूछा गया था, पहले ही बता रखा था। फीफा 2022 के विजेता अर्जेंटीना रहा था। कौन रहा था भाई? अर्जेंटीना। 2022 के फीफा कहां पे हुए थे, यानी पिछला फीफा? तो ये हुआ था कतर के अंदर। उप विजेता रहे थे फ्रांस और विजेता रहे थे अर्जेंटीना। अब अगला फीफा 2026 में होगा, क्योंकि ये जो बड़े बड़े प्रतियोगिता होते हैं वो जनरली 4 वर्ष पे होते हैं, और जितने भी आप अंडर वाला प्रतियोगिता देखते हैं ये लगभग 2 वर्ष पे होते हैं 99% केस में। ठीक है भाई, ध्यान रखना। तो जो मेन वाला फीफा है वो 22 में तो हो गई, अब होगी 26 में। तो 26 में कहाँ पे होगी? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ये संयुक्त रूप से फीफा का आयोजन करवाएंगे, तीनों कंट्री। ठीक है भाई। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023, अब 2023 में हालांकि ये डिले था, 2023 में जो है फीफा वुमेन्स वाला जो वर्ल्ड कप है ये 2 देश करवाया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों में मिला जुला करके करवाया गया, जहां पे विजेता स्पेन रहा था। कौन रहा था? स्पेन रहा था। और यहाँ पे अगर उप विजेता आपसे पूछे तो याद रखना इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड जो है यहाँ पे उप विजेता रहा था। इंग्लैंड से एक चीज और याद रखना बंधु, कबड्डी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024, फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024। अब ये देखिए अंडर 20, अंडर 90 ये सब जो होता है ना, ये एज रिस्ट्रिक्शन को दर्शाता है। अंडर 20 कहने का मतलब है कि 20 साल से कम के खिलाड़ी ही इसमें भाग लेंगे। तो जो फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 वाला है ये आपका कोलंबिया में कराया गया है। कहाँ पे है? कोलंबिया में। विजेता कौन रहा है? उत्तर कोरिया, और रनर अप कौन रहे हैं? जापान। कोई कंफ्यूज नहीं होगा, चीज को बहुत झाड़ के समझा रहा हूं कि भाई अंडर वाला होता है तो एज रिस्ट्रिक्शन से होता है, वो मेन वाला होता है अंडर 20, अंडर 70 भी हो सकता है, अंडर 90 भी हो सकता है। महिला फीफा अलग है, पुरुष फीफा अलग है, फीफा क्लब जो वर्ल्ड कप है वो अलग है। ठीक है, सबका पॉइंट अलग अलग है, कंफ्यूजन की कोई सवाल ही नहीं उठती है। इसके अलावा फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप, अभी आपने इससे पहले वाले पॉइंट में देखा कि फीफा वर्ल्ड कप का बात हमने करा, वर्ल्ड कप का बात करा, इसका मतलब इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो 23 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कराकर विजेता बना दिया था स्पेन को, और विजेता यहाँ पे बने थे इंग्लैंड जी, है ना। इनके अलावा जो अभी आपका फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 ये भी संपन्न हो चुका है, चूंकि 24 वाला है। इसका आयोजन कहाँ पे? कोलंबिया में हुआ था। विजेता उत्तर कोरिया रहा था और उप विजेता जापान रहे थे। ठीक है, अब फीफा अंडर 20 वुमेन्स वर्ल्ड कप आगामी प्रतियोगिता यानी 24 के बाद अब 26 में होगा, ये 2 साल पे होता है, तो इसका आयोजन पोलैंड में होगा। और मेन वाला जो फीफा है वो कितने साल पे होता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला? 4 साल पे। ठीक है, अब फीफा अंडर 20 पुरुष वर्ल्ड कप भी होंगे भैया, 23 में हुए हैं। तो ये अर्जेंटीना में कराया गया था, जहां विजेता उरुग्वे रहा था, उप विजेता इटली रहा था। इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय क्या था? जो भी कोई जागरूकता सप्ताह चलता है इंडिया के अंदर, वहां से एनटीपीसी में आपसे क्वेश्चन बहुधा पूछे गए हैं, तो हमने भी इसी स्टाइल में क्वेश्चन को रखा है। तो सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत, इस प्रकार का जो है आपका क्या रखा गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2000 विषय का थीम कहिए, विषय कहिए। ठीक है भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2025 मार्च के प्रथम सप्ताह 4 मार्च से 10 मार्च 2025 तक मनाया गया है। भारत में 4 मार्च को सुरक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं, और प्रत्येक वर्ष 4 मार्च से ही जो है सुरक्षा सप्ताह की जो है स्टार्टअप हो जाती है और 1 सप्ताह तक चलती है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 24 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक मनाया गया है। इसका विषय है फिनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रोस्पेरिटी। ठीक है भाई, और ये आपके एनटीपीसी में पूछे गए थे 2025 के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फायर सुरक्षा सप्ताह 2025, अग्नि सेफ्टी जो जागरूकता अभियान है 2025 में, ये भाई कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? तो यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का ड्राइव है, और यह अप्रैल महीना में मनाया जाता है। संविधान जागरूकता सप्ताह 2025, संविधान जागरूकता सप्ताह 2025 ये 14 अप्रैल से 1 सप्ताह तक चलाया गया था। अब 14 अप्रैल से आप पकड़ लिए होंगे कि ये रिलेटेड है भीमराव अंबेडकर साहब से। ठीक है,
और इसका जो थीम रखा गया था, या थीम कहिए या फिर इसका फोकस पॉइंट कहिए, संविधान, अधिकार और कर्तव्य। ठीक है। इसके अलावा वन महोत्सव 2025 ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, वन महोत्सव 2025। और ये वन महोत्सव का जो शुरुआत हुआ था ये 1950 ईस्वी से हुआ था, KM मुंशी साहब के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है। एक वन्य जीव जागरूकता सप्ताह भी होता है जो अलग होता है, जो अभी हुआ नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट, डुरंड रेखा किसके नाम पर खींचा गया है? तो डुरंड रेखा, सबसे पहले डुरंड रेखा जो है 1893 में अखंड भारत, जब पाकिस्तान अपना पाकू अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तो उस समय जो है अफगानिस्तान और इंडिया, मतलब पूरे संपूर्ण इंडिया, अफगानिस्तान को छोड़ के, हालांकि अफगानिस्तान को भी देखेंगे पास में तो ये यहीं के पार्ट होगा, म्यांमार भी यहीं के पार्ट होंगे, है ना, तो वो सब बात थोड़ा भूल जाते हैं। यानी पाकिस्तान इंक्लूड जो इंडिया था उस समय 1893 में, है ना, ये लाइन खींचे जाते हैं, डुरंड लाइन। ये डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान यानी अविभाजित होगा, यहाँ पे अविभाजित भारत और अफगानिस्तान के बीच खींचा गया था। डुरंड रेखा वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। 1893 में मोर्टियर डुरंड के नाम पे इस रेखा का नाम रखा गया है, क्योंकि जो रेखा खींचे गए हैं उसके नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं। और सिरिल रेडक्लिफ वाला पूछा था, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, सिरिल रेडक्लिफ। जो बच्चे मेरा कोई कंटेंट भी नहीं लिया होगा ना, अगर 10 को वीडियो भी देखा होगा तो एक बार जरूर सुन लिया होगा। चलिए, खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। कहां पे स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थित है। क्या? खैबर दर्रा। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब होता है? आज़ादी के 2 दिन के बाद। आज़ादी के 2 दिन के बाद। देखिए, सबसे पहले जो आज़ादी का कार्यक्रम है ये 14 अगस्त को सबसे पहले हम लोगों ने पाकू को अलग कर दिया था। फिर 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, है ना। 16 अगस्त को हम लोग थोड़ा जो है आनंदित हुए, और 17 अगस्त को जो है हम पाकू के पास जो है बाउंड्री खींचने का काम किए 17 अगस्त को। ठीक है भाई। तो 17 अगस्त 1947 को यह रेखा खींचा गया। इसका नाम सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे? सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे। और ये पार्टिकुलर पॉइंट आपके NTPC 2025 में पूछ दिया गया है। इसके अलावा यह जो रेखा है यह भारत और पाकिस्तान के बीच क्या करता है? सीमा का निर्धारण करता है। हालांकि मैंने आपको पहले भी एक चीज बता चुका हूं कि 24वीं समानांतर रेखा आ गई क्या? ठीक है, एक सेकेंड आता हूं, थोड़ा बच्चे को स्कूल से लेके। चलिए, सॉरी, आ गया मैं। यहीं पे था भैया, है ना, रेड क्लिफ रेखा पे था कि किसके नाम पे खींचा गया था। तो ये सिरिल रेड क्लिफ के नाम पे खींचा गया था 17 अगस्त 1947 को। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है डिसाइड करता है। यहाँ पे नोट करके हमने एक लिखा है कि रेड क्लिफ रेखा पूछा गया हो, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि भाई रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच जो है सीमा रेखा क्रिएट करता है, और ऑप्शन में अपना पाकू ना हो तो बांग्लादेश से काम चला लेना, क्योंकि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। इसके अलावा मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है ये 1914 में हेनरी मैकमोहन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया है नाम। और यह भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है क्रिएट करता है, इन्हें भी ध्यान रखना है। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच है, तो कभी कभी इसके दिशा से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने आता हुआ देखा है। आपको भी पहले से रेडी रहना चाहिए। पाक जल डमरू मध्य जो है ये तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग, और जो आपका श्रीलंका है उसके उत्तर पश्चिम भाग, श्रीलंका के आपका ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे इस प्रकार से इसका उत्तर पश्चिम, मान लीजिए श्रीलंका है तो इसका ये उत्तरी पश्चिमी भाग और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग के बीच जो है स्थित है आपका पाक जल डमरू मध्य। यह भारत और श्रीलंका के बीच सीमा निर्धारण करता है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाम के नाम पे रॉबर्ट पाक के नाम पे, है ना, पाक जल डमरू मध्य है ना, यहाँ पे के कर लेना, ये के है, रॉबर्ट पाक के नाम पे जो है रखा गया था। PALK इसका स्पेलिंग होता है, इसी के नाम पे रखा गया था, है ना। नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है 4096.7 किलोमीटर के करीब। इसके अलावा सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर के आसपास। ठीक है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश
के जो सीमा रेखा है, भारत बांग्लादेश कहिए, भारत पाकिस्तान कहिए या भारत अफगानिस्तान कहिए, ये तीनों जो बॉर्डर हैं जो भारत के साथ लगेंगे, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का और बांग्लादेश का, यहाँ पे हमारी प्रोटेक्शन में कौन है भैया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आती है बीएसएफ के जवान कौन कौन से देश के सीमा पे रहता है, तो जो भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान और भारत अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है, ठीक है। भारत नेपाल और भारत भूटान के सीमा पे कौन सा पावर काम करता है, हमारा सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के द्वारा जो है प्रोटेक्शन दिया जाता है। भारत चाइना के सीमा पे आईटीबीपी के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया जाता है और भारत म्यांमार के सीमा पे असम राइफल अपनी सेवा देते हैं। तो यहाँ से जो हमारी सेना है ना, तो ये जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कौन से देश के बॉर्डर पे, तो इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। शिक्षा मंत्रालय का उल्लास पहल की अवधि कब से कब तक के लिए रखा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि अभी अभी आपने मिजोरम सुना होगा कि देश में पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया गया। तो मैं आपको इस बात की विश्वास दिलाता हूँ कि भाई 70% बच्चे यही सोच रहे होंगे कि 2021 वाला जनगणना जो है अंडर प्रोसेस है, तो हो सकता है कि जनगणना में ये जो है पूरे साक्षर राज्य घोषित किया गया होगा। मैं 100% बता रहा हूँ, जो आधे अधूरे में रह जाते हैं, चीज़ों को सही फैक्ट तक नहीं पहुँचना चाहते, उनके लिए बता रहा हूँ। तो इसीलिए ये क्वेश्चन रखना भी जरूरी समझा मैं, और यहाँ से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है, इस बात को भी लिख लेना। तो ये 22-27 के लिए स्टार्ट किया गया था। उल्लास का फुल फॉर्म होता है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अवेयरनेस फॉर अ सस्टेनेबल सोसाइटी, ठीक है, इसी का शॉर्ट फॉर्म में उल्लास लिख दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय का उल्लास पहल या कार्यक्रम या योजना कुछ भी कहिए 5 घटकों पे आधारित है। कितने घटक पे आधारित है, 5 मेन घटक पे आधारित है। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, मतलब ये एक घटक हो गया। महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा अंडर 10 तक, इसके अलावा निरंतर शिक्षा, ये 5 घटक पे आधारित पहल है उल्लास पहल, जो कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा है, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि देश में 15 वर्ष या इससे अधिक, 15 वर्ष या इससे अधिक के जो भी निरक्षर लोग हैं, है ना, जो भी निरक्षर लोग हैं, मतलब जिसे साक्षर जनगणना 2011 में नहीं काउंट किया गया है, उन लोगों को, है ना, रोजमर्रा के जिंदगी जीने के लिए और देश के ग्रोथ के लिए एक जो है व्यावसायिक शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता इत्यादि प्रदान करने वाली ये पहल है। आई होप आप समझ रहे हैं। मान लीजिए कि हमें कुछ भी पढ़ने नहीं आता है और कम से कम चिट्ठी पत्री आ गया, कोई कुछ लिख के दे रहा है तो मैं पढ़ पा रहा हूँ, बोर्ड पढ़ पा रहा हूँ, दुकान में जो प्राइस का लिस्ट है वो पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं साक्षर हो गया, लगभग काम चलने लगा हमारा। पहले से तो बेटर ही चलेगा ना। तो उसी प्रकार से जो भी निरक्षर लोग रह गए थे, है ना, वो 15 वर्ष या उससे अधिक के लोग, उनको शिक्षा देने का ये पहल है उल्लास कार्यक्रम। उल्लास पहल को पहले न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के नाम से हम जानते थे, NILP के नाम से जानते थे, NILP के नाम से जानते थे। उल्लास पहल को शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल, उल्लास एप्लीकेशन इत्यादि के माध्यम से क्रियान्वित किए जाते हैं। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये दीक्षा पोर्टल कौन मिनिस्ट्री से संबंधित है, तो आप कहेंगे शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। उल्लास योजना के अनुसार देश का पहला पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित होने वाला यूटी लद्दाख था। ये साल था 2023, ठीक है। जो है लद्दाख जो है सबसे पहले ये उल्लास कार्यक्रम के तहत देश में 100% शिक्षा, मतलब पूर्णतः कहिए, रहता 95 अब तो इन्होंने घोषित कर दिया था, लेकिन आप कहेंगे कि पूर्ण रूप से उल्लास कार्यक्रम के थ्रू साक्षर देश में घोषित होने वाला पहला जगह जो है ये यूटी लद्दाख है, ठीक है भाई। उल्लास योजना के अनुसार देश का पहला पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित होने वाला राज्य कहेगा, स्टेट कहेगा, तो
तो ये आपका हो गया है 2025 में मिजोरम। यूटी कहेगा तो लद्दाख, और ऑप्शन में लद्दाखो है और मिजोरमो है, तो इसमें से कौन घोषित हुआ था, तो लद्दाख आंसर मारना है। ओवरऑल लद्दाख हुआ था पहले, स्टेट में पहला मिजोरम बना है, ठीक है भाई। इसके अलावा अभी तो 2025 में बना है मिजोरम। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में 25.76 करोड़ लोग जो 15 वर्ष या उससे अधिक के थे और उनमें निरक्षरता पाई गई थी, निरक्षर थे, ठीक है भाई, उनमें 9.05 होगा, ये 9.05 करोड़ जो है पुरुष और 16.68 करोड़ जो है ये आपका निरक्षर पाई गई थी महिला, ठीक है। ये दोनों को घटा लीजिए, कितना होना है, 25.76 में से आपको 16.68 घटा लेना है। 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 में से हो जाएगा 0। अब 5 में से 6, 15 में से 6 गया तो 9.08% होगा बंधु ये, ठीक है। 9.08% हो जाएगा आपका पुरुष और 16.68% हो जाएगा आपका महिला। इतनी निरक्षरता पाई गई थी 11 लिटरेसी रेट 11 सेंसस के अनुसार। जनगणना 2011 में साक्षरता दर भी लगे हाथ देख लेते हैं, तो ओवरऑल 74.04% था, महिला का 65.46% और पुरुष का 82.14% साक्षरता डिसाइड किए गए थे, जो है रिकॉर्ड किए गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 365 में टेक्स्ट एडिटिंग से बाहर आने के लिए कौन सा सिंगल शॉर्टकट की प्रेस किया जाता है। VVI कर लेंगे, मैंने जो NTPC 2025 में एग्जाम हुआ उनको खंगाला हूं, तो शॉर्टकट की 2 चीज़ से पूछे जा रहे हैं। एक तो आपके विंडो 11 से पूछे जा रहे हैं जो लगभग लेटेस्ट वर्जन है ना, और एक आपका MS 365 पावर पॉइंट से पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों को थोड़ा अच्छे से करवा दूंगा, अभी तो 5 क्लास और बाकी है, लगातार होगी अभी NTPC की क्लास सब दिन, ठीक है। तो ये ECS जो बटन होता है उसको प्रेस करेंगे आप एडिटिंग मोड से, टेक्स्ट एडिटिंग मोड से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा MS पावर पॉइंट 365 में यहाँ पे कुछ शॉर्टकट की रखा है अपने हिसाब से, शॉर्टकट की और उसका क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, या फिर उसको करने से क्या हो जाएगा। F2 अगर आप प्रेस करते हैं MS पावर पॉइंट 365 के अंदर, तो जो चयनित टेक्स्ट बॉक्स है या शेप है ना, जो चयनित टेक्स्ट बॉक्स है या शेप है, इसके अंदर की जो टेक्स्ट है इसको एडिट करने के लिए आपने पहले जो है आया होंगे। अगर आपने F2 दबाया है तो आप एडिटिंग शुरू कर सकते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे और टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं शेप के अंदर का या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर का। और यहाँ से अगर आपको निकलना हो तो ECS प्रेस कर देना है, तो आप यहाँ से निकल जाएंगे। Ctrl+V हम पहले से पढ़ते आए हैं, कॉमन है। Ctrl+V क्या होता है, कॉपी किया गया टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए हम Ctrl+V का इस्तेमाल करते हैं। ECS दबाते हैं तो टेक्स्ट एडिटिंग से हम बाहर आ जाते हैं। टैब को दबाते हैं तो अगले बुलेट पॉइंट या टेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं। मान लीजिए कि ये है, आप टैब दबा के अगले बुलेट पॉइंट या टेक्स्ट में जा सकते हैं। Ctrl+X करते हैं तो चयनित टेक्स्ट को हम कट करते हैं। जो भी हम कोई भी टेक्स्ट को कट करने के लिए, मान लीजिए ये टेक्स्ट है पूरा हमारा लिखा हुआ, पहले तो जितना कट करना हो उसको सेलेक्ट करना पड़ता है हमें ना। अब फिर इसको अगर कट करना है तो Ctrl+X दबाएंगे तो ये वाली पोर्शन उड़ जाएगा। आप सभी जानते हैं भाई, बेहतर हैं, धुरंधर हैं, है ना। Ctrl+E अगर आप दबाते हैं तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करते हैं, और अगर इसको राइट लेफ्ट करना है तो Ctrl+R दबा देना तो राइट हो जाएगा, और Ctrl+L दबा दोगे तो लेफ्ट हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा है। इसके अलावा Ctrl+A करेंगे तो पूरा टेक्स्ट एक ही बार में सेलेक्ट हो जाता है, चाहे कितना बड़ा भी हो, ऐसा जितनी भी क्षमता होंगे आपके डेस्कटॉप या जहां भी आप काम कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए ये जो भी है नोटपैड में हमने कुछ लिखा है और इसको मुझे पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो Ctrl+A करेंगे तो ये सभी के सभी सिलेक्ट हो जाते हैं। Ctrl+C करते हैं तो चयनित टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं। Ctrl+6 जो है ये चयनित टेक्स्ट को हम कॉपी करते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा ये कॉपी है, पेस्ट अलग चीज होता है भाई, है ना। पहले कॉपी करोगे तब तो पेस्ट करोगे, पेस्ट Ctrl+V था ऊपर में, कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होना जिनको कम नॉलेज है कंप्यूटर में। इसके अलावा Ctrl+C बता दिए। Ctrl+ जो I होता है ये टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है। इटैलिक बोल्ड आपने देखा होगा, ये क्या रहता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट रहता है, स्टाइल रहता है। जो एक क्वेश्चन तो और भी पूछे गए
गए थे कि अगर आप MS वर्ड में काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्ट का साइज क्या होता है, तो 11 साइज रहता है टेस्ट का बाय डिफ़ॉल्ट। आप देखेंगे जब भी खोलेंगे 11 रहेगा, ठीक है। उसको आप घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन जब भी आप खोलेंगे ना तो 11 रहेगा अपने आप, ठीक है। इसके अलावा Ctrl+I दबाते हैं, टेक्स्ट को इटैलिक कर देते हैं। Ctrl+B दबाते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं। Ctrl+Z दबाएंगे, अंडू कर देंगे, अंडू, है ना। इसके अलावा Ctrl+U करते हैं तो टेक्स्ट को अंडरलाइन हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है। Shift+Tab दबा देंगे पावर पॉइंट 365 के अंदर, तो पिछले बुलेट पॉइंट या टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, पीछे वाले में जाएंगे शिफ्ट टैब से, खाली टैब से आगे वाले में जा रहे थे हम लोग। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा नामक नवीन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है बंडारू दत्तात्रेय। नाम से समझ गए होंगे कि ये राजनेता हैं और ये राज्यपाल के पोस्ट पे हाल फिलहाल जो है सर्व कर रहे थे। कहाँ पे, तो ये कर रहे थे हरियाणा राज्य में, लेकिन 21 जुलाई को हरियाणा राज्य के राज्यपाल बदल गए हैं, उस लिहाज से भी ये चर्चा में रहेंगे। और इनके किताब भी नवीन श्रेणी के हैं, तो पूछे जा सकते हैं। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा में राज्यपाल के पोस्ट पे तैनात थे। मैंने यहाँ पे नोट करके लिख दिया हूँ। जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में असीम घोष साहब जो हैं, है ना, नियुक्त हुए हैं। इंदिरा गांधी एंड डैट ईयर डैट ट्रांसफॉर्म द इंडिया, इस प्रकार के पुस्तक के लेखक हैं श्रीनाथ राघवन जी, इन्हें ध्यान रखेंगे। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, है ना, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये पुस्तक के लेखक हैं फली एस नरीमन। कौन है भाई, फली एस नरीमन। लाइफ ऑन मार्स, मंगल पर जीवन, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, इन दोनों ही पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ कांत जी। कौन है भैया, अमिताभ कांत। देखिए कंफ्यूजन होती है, एक अमिताभ कांत हैं जो भारतीय राजनीति मतलब बड़े पदाधिकारी जैसा जुड़े हुए हैं कैरेक्टर, और एक अमिताभ घोष साहब भी हैं, है ना, वो ज़्यादा किताब लिखते हैं। दोनों में कंफ्यूजन बनी रहती है ना। वाइल्ड फिक्शंस, ये अमिताभ घोष साहब की पुस्तक है, ठीक है। और ऊपर का जो आप दोनों देख रहे हैं, लाइफ ऑन मार्स, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ये दोनों अमिताभ कांत जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। दिया सलाय, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी की पुस्तक है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये भी लेटेस्ट रिलीज हुआ है ना। ब्रिंग इट ऑन, यह नवीन श्रेणी के पुस्तक है, इनके लेखक दीपा मलिक जी हैं, इन्हें भी ध्यान रखना है। विटनेस पुस्तक जो है ये साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। छौंक, नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी के द्वारा लिखा गया 2025 में रिलीज यह पुस्तक है छौंक। हार्ट लैंप, यह पुस्तक 2025 में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जीत चुका है, ये भारत के पुस्तक हैं और इनके लेखिका हैं बानू मुश्ताक जी। तो ये जो भी पुस्तक हमने यहाँ पे बताया है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में आवेगी। निम्नलिखित में से स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलान कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मैं सिंगल पढ़ाता हूँ, जो चीज़ पढ़ा दूंगा वो जनरली रिपीट नहीं करूंगा जब तक कि मैं भूल ना जाऊं कि मैंने पढ़ाया है, ठीक है भाई। तो क्लास आपको अटेंड करनी चाहिए। आप अपनी 6 महीना दो, मैं आपको सफलता दूंगा इंडिया में बैंकिंग एग्जाम को छोड़ के किसी भी एग्जाम में। हाँ, मैं UPSC के लिए नहीं पढ़ाता तो वहाँ मैं बात नहीं करूँगा, जो हमारे लेवल की है, रेलवे, SSC, स्टेट गवर्नमेंट इत्यादि। इस बात को हवाबाजी समझते हो तो आप भी महान हो और मैं कुछ नहीं हूँ। अगर हवाबाजी नहीं समझते हो तो आजमा के देखना, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से अब मिलान करेंगे अपन, है ना। मिलिंद पन्नो, ये राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद है, तो अपने आप मिला हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के साथ ही जाएगा क्योंकि समुद्रगुप्त की बखान किया गया है और ये कवि हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। समुद्रगुप्त को सर भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रख लेना, भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चूंकि हम रेलवे का क्लास पढ़ रहे हैं सर, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ के थे ये भी पूछा जाता है, तो ये फ्रांस के थे। इसके अलावा मतविलास प्रहसन के लेखक पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन है, तो यहाँ पल्लव वंश में बढ़िया मैच किया है। अर्थशास्त्र मौर्य वंश, अर्थशास्त्र जो है ये मौर्य वंश के उद्घाटन करने से मतलब स्थापित होने से पहले ही, यानी जो मौर्य वंश को स्थापना करवाने में मदद किए, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य, उनके द्वारा लिखा गया है, तो अच्छा है, मौर्य वंश के साथ मिलान है। तो अपने आप में ये चारों के चारों पुस्तक जो है या फिर चारों के चारों जो भी स्तंभ ए में दिया
दिया गया है वो स्तंभ बी के साथ बढ़िया मैच करके दिया गया है, कहीं कोई मिलाने की जरूरत नहीं है। मिलिंद पन्नों में आपको संवाद देखने को मिल जाएगा राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन लिखे हैं। मत विलास प्रहसन महेंद्र बर्मन लिखे हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो मौर्य वंश के संस्थापक हैं, इनको इस वंश को स्थापना करने में या धनानंद को हराने में मदद किए थे, है ना। 55वां IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा 2024 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर, ये ईरानी मूल के पिक्चर हैं। इन्हें जो है 2024 में आयोजित गोवा के अंदर IFFI जो 55वें क्रमांक के थे, यहाँ पे बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अच्छा ये जो फिल्म फेस्टिवल वगैरह होते हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? तो आप कहेंगे सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है। इस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रेजा नाजी को दिया गया है, जो एंडलेस बॉर्डर के हीरो हैं, है ना। एंडलेस होगा, इंग्लिश नहीं, दो जगह मिस है, हो जाता है भाई, एक एक वर्ड लिखूंगा तो एक आध छूटेगा ही, मैं कोई कंप्यूटर हूँ नहीं, है ना। तो ये भैया रेजा नाजी है, तो ये एंडलेस बॉर्डर के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया इस 55वें फिल्म फेस्टिवल गोवा 2024 वाले में। तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जो है मार्गरेटा रोसा डी फ्रांसिको को दिया गया है। ठीक है भाई। तो ये दोनों याद रखना, हीरो हीरोइन और, है ना। और इसके अलावा जो पिक्चर मैंने बताया एंडलेस बॉर्डर के लिए जो है पीकॉक अवार्ड दिया गया था। 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का जो थीम रखा गया था, विषय रखा गया था, यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, तथा ब्रांड एम्बेसडर धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को बनाया गया था। ठीक है भाई। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया है। ये शाहरुख खान के उनके लाइफ कैरियर का पहला जो है नेशनल फिल्म अवार्ड है, ध्यान रखना है। यह विक्रांत मेसी साहब को भी दिया गया, विक्रांत मेसी 12th फेल के लिए दिया गया है, और शाहरुख खान जी को जवान पिक्चर के लिए दिया गया है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये 2 साल पीछे चलता है। अभी जो मिला है ना, अभी जो घोषणा हुआ है वो 2023 के दौरान जो पिक्चर आया था उनके लिए दिया गया है, 2024 के लिए अगले साल, 25 के लिए फिर अगले साल, ऐसा चलेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निसार। अभी जो निसार प्रक्षेपण हो चुका है 10-20 दिन पहले, तो इनसे क्वेश्चन आएगी। तो निसार है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, है ना। यह किस प्रकार का उपग्रह है? तो आप कहेंगे ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, भू अवलोकन या भू मैपिंग उपग्रह आप इसे कह सकते हैं। ठीक है। निसार एक संयुक्त उपग्रह मिशन है जो किसको मिलाकर, मतलब कौन कौन से संस्था कार्य किया है इसके ऊपर? तो एक तो नासा किया है अमेरिकी, और एक इसरो किया है भारत। उद्देश्य क्या है? पृथ्वी के सतह में होने वाले परिवर्तन, जो भी आपका प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, भूकंप हो गया, भूस्खलन हो गया, हिमनदों की गति, समुद्र जल स्तर इत्यादि, इन सब के पर जो है ना नजर रखना, निगरानी रखना। इस उपग्रह को सतीश धवन स्पेस सेंटर से 30 जुलाई 2025 को GLSB F-16 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। तो ये याद रखना, GSLV F-16। मैंने रेलवे के एग्जाम 2025 में एक और रिकॉर्ड टूटते देखा कि 20 दिन पहले का भी करंट अफेयर पूछ दिया है। ठीक है भाई, 15 दिन पहले का भी करंट अफेयर पूछ दिया है। ठीक है। GSLV का फुल फॉर्म यहाँ से याद रखना है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो आगे का जो SLV है इसका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल याद रखना है, पहले वर्ड अलग हो जाएगा तो अलग फुल फॉर्म हो जाएंगे, बाद में कि लास्ट के 3 वर्ड PSLV और GSLV और समान ही रहते हैं, PSLV में पोलर हो जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इंस्कोपार, यही इंस्कोपार है जो इंडिया में इसरो का जननी कहा जाता है, या फिर इसरो जो है यही इंस्कोपार को रिप्लेस करके 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, जो आज दुनिया के टॉप जो भी विकसित कंट्रियां हैं उनके जो अंतरिक्ष एजेंसी हैं उस लेवल का हमारा इसरो है भाई। इसरो का बहुत नाम है भाई। ठीक है। तो ये जो है इंस्कोपार के लेवल मतलब ओरिजिन है इसरो का। पहले यही स्थापित हुए थे 1962 में, बाद में 22वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे 15 अगस्त 1969 को, है ना, इसरो की स्थापना कर दिया गया। इसके जगह पे इनका नाम इसरो रख दिया गया और मुख्यालय बेंगलुरु में है।
इसरो में दिसंबर 2024 में यूरोपीय संघ के उपग्रह प्रोवा 3 को भी लॉन्च किया था। ये भी ध्यान रखना है, जैसे अभी निसार को याद रखना, प्रोवा 3 को भी याद रखना। हालांकि मैंने प्रोवा 3 पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ। इसरो द्वारा 1999 में प्रक्षेपित पहली विदेशी उपग्रह कौन सी थी? देखिए, इसरो ने लगभग 432 विदेशी उपग्रह अब तक जो है क्या कर चुका है, प्रक्षेपित कर चुके हैं। ठीक है भाई, और कितने देशों का कर चुके हैं? तो अभी तक आज तक की बात करें तो 36 देश तक का जो है उपग्रह वो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया जा चुका है। तो उसमें सबसे पहले कौन से विदेशी उपग्रह को जो है इसरो ने उड़ाया था? तो आप कहेंगे DLR ट्यूबसैट, ये जर्मनी का है, और किटसैट ये कोरिया गणराज्य का है। ये दोनों के दोनों एक ही ईयर में 1999 में उड़ाया गया था। जो पहला विदेशी मतलब कोई विदेशी नागरिक का उपग्रह हम लोग, कोई विदेशी का जो है उपग्रह हम लोग यहाँ से इंडिया से लॉन्च किए थे, जर्मनी और कोरिया गणराज्य का। इसरो की स्थापना मैंने अभी बताया 22वां स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 1969 को हुआ था, और उस समय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना देश में चल रहे थे, क्योंकि कभी कभी इसे पंचवर्षीय योजना से रिलेट करके भी पूछता है। इसरो के जो मुख्य नियंत्रक एवं सुविधा कंट्रोल मास्टर फैसिलिटी केंद्र है, ये कर्नाटक के हासन में है, और इसका सेकेंडरी वर्जन मध्य प्रदेश के भोपाल में, यानी 2 जगह है। इनके अलावा भारत वर्तमान 2025 तक इसरो 36 देश के लगभग 400 से अधिक उपग्रह को जो है प्रक्षेपित कर चुके हैं, है ना, सकुशल वो भी। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर V नारायणन है, जो आपका सोमनाथ साहब का स्थान लिए थे। और सोमनाथ साहब से पहले कौन थे भाई? के सीवन साहब थे। कौन थे भाई? के सीवन साहब सोमनाथ साहब से पहले थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत के प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? जो भी आपका नेचुरल सोर्स है ना, या फिर प्राकृतिक उत्पाद है, उनको जो है निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी होता है? तो सेकेंडरी सेक्टर। अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों सेक्टर को आराम से समझेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आवत है। प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, यह वो सेक्टर है जिसका जो आपका सीधे संपर्क रहता है नेचुरल चीज से, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि, है ना। इसमें जो क्रियाकलाप होती है, जो गतिविधियां हैं, वो जुड़े हुए हैं सीधा सीधा नेचुरल उत्पाद से। द्वितीय सेक्टर जो होता है, ये क्या होता है कि इसमें जो प्राथमिक सेक्टर है, उनके उत्पाद यहाँ पे कच्चा माल के जैसा काम करेगा। यहाँ पर आपका कोई ना कोई चीज नया बनेगा, जैसे कपास से आपका धागा बन जाएगा, चीनी से आपका, है ना, मान लीजिए चीनी से आपका क्या बना सकते हो, मिठाई बना लो यहाँ पे, है ना। तो द्वितीयक सेक्टर वह है, इसमें कच्चे माल को उत्पाद में बदलने का कार्य होता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग हो गया, ऊर्जा उद्योग हो गया, सड़क निर्माण इत्यादि हो गया। अब कोई बच्चा कहेगा सड़क निर्माण में कहाँ लग रहा है सर? अरे भाई, डामर उमर लग रहा है ना, गिट्टी बजरी लग रहा है ना, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स तो है, पत्थर कहाँ से आया है ना। तो वहां से उठा के हम उसको क्रश किए हैं मशीन में, क्रेशर में, है ना, और फिर जो है बना रहे हैं रोड। तो यहाँ क्या हुआ, जो प्राथमिक सेक्टर का जो उपज है, यहाँ पे रॉ मटेरियल का कार्य करता है, और इसको प्रोसेस करके हम कोई नया चीज बनाते हैं। तो ये हमारा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है द्वितीयक सेक्टर। द्वितीयक सेक्टर पहले सेक्टर पे डिपेंड होता है कच्चे माल के लिए। तृतीयक सेक्टर क्या होता है कि इसमें कोई चीज बनता बनवाता नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो पहला सेक्टर था और जो दूसरा सेक्टर था, उसको चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है, ये प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लीजिए कि आपको भैया ट्रैक्टर खरीदना है, क्योंकि आप एक किसान हो, है ना। तो ट्रैक्टर खरीदोगे तो क्या लगेगा? मनी लगेगा, पैसा लगेगा। तो ये मनी कौन देगा आपको? बैंक देगा लोन, अगर आप ले रहे हैं तो। अगर आपके पास है कहीं से तो बढ़िया है, नहीं तो लोन लेना पड़ेगा। लोन कौन देगा? बैंक, है ना। तो ये जो है सेवा सेक्टर है। अब मान लीजिए ट्रैक्टर हो गया, है ना, ट्रैक्टर हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे चीज है ना। ट्रांसपोर्टेशन आपको लगेगा। मान लीजिए आप जो है गन्ना की खेती किए हैं, तो एक ट्रैक्टर से नहीं काम चल रहा, और भी चाहिए ट्रैक्टर वगैरह, तो उसके लिए भी आप लोन लेंगे, वाहन लोन, है ना। तो ये सब जो फंडिंग, मतलब कुल मिला के ट्रांसपोर्टेशन, वित्तीय लोन वगैरह, बैंक हो गया, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था वगैरह हो गया, सब इसी में आ जाता है। मतलब पहला और दूसरा को चलाने के लिए जो आपको सहायता कर रहा है वो तृतीय सेक्टर में आएगा। इसे सेवा सेक्टर कहा जाता है, नाम ही सेवा सेक्टर है, दूसरे का औद्योगिक सेक्टर नाम था, है ना। इसके अलावा भारत में जीडीपी में जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है
तृतीयक सेक्टर का यानी सेवा क्षेत्र का, दूसरा सबसे बड़ा योगदान है औद्योगिक सेक्टर का और सबसे कम है प्राथमिक सेक्टर का। लेकिन यही तो रोना है कि सबसे कम योगदान है प्राथमिक सेक्टर का और सबसे ज़्यादा डिपेंड है लोग अपने जीवन आश्रय के लिए प्राथमिक सेक्टर पर। ठीक है भाई, तो ये गरीबी कभी कम होगा जी, यहीं से पता चल रहा है तो कहाँ है, तो ये जो प्राथमिक सेक्टर है इस पे बहुत ज़्यादा लोग निर्भर है इंडिया में ना, कृषि इत्यादि पे अपना जीवन यापन के लिए। लेकिन जीडीपी में सबसे कम जो योगदान है इसी सेक्टर का है। ठीक है, ये जो तृतीयक सेक्टर है, ये जो द्वितीयक सेक्टर है, ये कितने लोग होंगे इंडिया में जो इनको चला रहे होंगे? बहुत कम। सबसे ज़्यादा लोग प्राथमिक सेक्टर वाले हैं, जैसे हम, है ना। इसके अलावा भारत में सबसे अधिक लोग प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति 1948, इसमें उद्योग धंधा को 4 भागों में बांटा गया था और इसको जो है संशोधित करके औद्योगिक नीति 1956 में लाया गया। अब इसमें उद्योग धंधा को 4 से घटा के 3 भागों में बांटा गया। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास इंडेक्स HDI 2025 में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो 130वां स्थान दिया गया है HDI इंडेक्स 2025 के अंदर। मानव विकास सूचकांक 2025 में 193 देश को शामिल किया गया था, जिसमें इंडिया को 130वां रैंक मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 118वां स्थान दिया गया है। ये जो आपका हेनले पासपोर्ट होता है, हेनले पासपोर्ट होता है, उस हेनले पासपोर्ट में इंडिया को 85वां रैंक दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है भाई। विश्व भूखमरी इंडेक्स में इंडिया को जो रैंक दिया गया है ये 105वां रैंक दिया गया है। विश्व शांति सूचकांक में 115वां रैंक दिया गया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 25 के अनुसार भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 25 के अनुसार जो है भारत को 151वें स्थान पर रखा गया है। 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत को 99वें स्थान पे रखा गया है, 99वां पे। अब यहाँ से एक चीज़ ये आपको लेके जाना एग्जाम के अंदर, इनमें से सब भूल जाना तो भूल जाना, ये जो आपका SDR है सतत विकास रिपोर्ट, इसको लेके जाना। ये इसलिए लेके जाना क्योंकि ये चर्चा का विषय बना था कि इंडिया जो है वो शुभ घड़ी में आया कि भाई अंडर 100 आया है। ठीक है, 99वां रैंक लेकर के आया है, तो ये आपके एग्जाम में आता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कि नदी विभाजन जैसी प्रक्रिया पर्यावरण के लिए मूल्यवान स्थलाकृतियाँ बन सकती है जो वनस्पति के विकास में सहायता करती है, तथा स्थलाकृतियाँ का एक उदाहरण कौन सा है? ये है डेल्टा। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने जो है कॉपी पेस्ट किया है आपके दूसरे सीरीज से, क्योंकि ये रेलवे में भी बहुधा पूछे जाते हैं। नदी द्वारा आकृति, हवा द्वारा आकृति। ठीक है, तो जो पहले से पढ़े हो उससे बोर न हो, वो जो है एंजॉय करो, अपना जो है रिवीजन मार लो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को, और जो नया हो उनके लिए तो मोती है। किसी नदी के युवा अवस्था में कौन कौन से आकार बनता है बताया था। V आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात, ये सब क्या है? नदी के युवा अवस्था का जो है गुण है। नदी जब चलती है तो जलप्रपात, जब ऊंचाई से नीचे पे गिरेगा उसी को ना जलप्रपात, झरना को ना जलप्रपात कहा जाता है जी, है ना। तो ये शुरुआती अवस्था का ना प्रोग्राम मतलब क्रियाकलाप है जलप्रपात, तो उसे हम युवा अवस्था कहेंगे। शुरुआती अवस्था को युवा अवस्था कहेंगे। ठीक है, किसी नदी के प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग में बनने वाली जो स्थलाकृतियां होता है वो नदी विसर्प होता है, गोखुर झील होता है। ये गोखुर झील ऑक्सबॉल लेक क्या होता है मैंने कई बार आपको बता चुका है। ये देखिए यहाँ पे ये रास्ता बदल रहा है ना, और यहाँ से यहाँ जो कटने के बाद ये जो खुद अकेले बच जाएगा, जैसे मान लीजिए रास्ता बदल रहा है, ठीक है, और ये वाला पोर्शन जो छूट जाएगा और यहाँ से ये फिर बहना स्टार्ट कर देगा, और ये जो छूट गया ये वाला, तो यही कहा जाता है गोखुर झील, ऑक्सबॉल लेक। ठीक है, किसी नदी की अंतिम अवस्था या वृद्धावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियां को डेल्टा या ज्वार नदमुख कहते हैं। डेल्टा और ज्वार नदमुख में क्या फर्क होता है ये मैंने आपको बता रखा था। डेल्टा मतलब जहां नदी अपना जल विसर्जन किसी बड़े जलराशि निकाय में करेंगे, वहां पे जो अवसाद गाद जमा होता है उसे डेल्टा कहते हैं। और जो ज्वार नदमुख होता है वहां पे कोई भी अवसाद गाद नहीं होता है, ये नदी का एक मुहाना होता है
जहां पे नदी अपनी जलराशि किसी बड़े जल निकाय में विसर्जित करते हैं। आई होप आपको समझ में आया है। डेल्टा नदी के मुहाने पर बनने वाली नदी की निक्षेपण विशेषता है। यह नदी का मुहाना के पास जलोढ़ या गाद का जमाव होता है। डेल्टा का निर्माण निक्षेपण के कारण होता है और डेल्टा का आकार पंखा के जैसा यानी त्रिभुजाकार होता है। इसके अलावा नोट, नदी का मुहाना माउथ ऑफ रिवर, यह नदी का एक हिस्सा है जहां नदी एक अन्य नदी झील या जलाशय या समुद्र या महासागर में प्रवेश करती है, लेकिन डेल्टा के जैसे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वहां पे नहीं रखता, यानी कोई भी गाद अवसाद जमा नहीं करता है। दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल और इंडिया के साथ साथ ये बांग्लादेश तक फैला हुआ है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कह लेते हैं। यहाँ मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन भी कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टा में आपको सुंदरी का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर इत्यादि देखने को मिलेगा, है ना। इसके अलावा जो आपका ये वन होते हैं, मतलब मैंग्रोव वन होते हैं, उनके पेड़ पौधे कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकता है। नमकीन वाले एरिया में पाए जाते हैं या फिर तटीय कोस्टल एरिया में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऐसा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नर्मदा नदी डेल्टा के बजाय मुहाना, ईस्चुरी या फिर ज्वार नदमुख इसे कहते हैं। इसका निर्माण करता है नर्मदा अमरकंटक से निकलकर रिफ्ट वैली को फॉलो करते हुए पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। कुछ और नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, जैसे साबरमती और ताप्ती, ये भी आपका डेल्टा का निर्माण नहीं करता है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लेता हूं, है ना। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार पार करती है इंडिया में? कौन सी नदी 2 बार पार करती है, काटती है, जो ऐसा आप समझिए बताना है। और एक दूसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, भारत में मकर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है ना। मकर रेखा जो है भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरता है? ऑप्शन दूंगा तो फिर काम गड़बड़ा जाएगा। चलिए ऑप्शन दे देता हूं, 8 7 6 0। ठीक है भैया, 8 7 6 0 बता देना मकर रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप ... को ... शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो भाई 1835 में अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। ठीक है भाई, 1835 में इस शिक्षा व्यवस्था को मैकेले का रपट कहा गया। तो इसीलिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है या मैग्ना कार्टा है, ये मैकेले के रपट को कहा जाता है ना। ये क्या किसे कहा जाता है? मैकेले के रपट को कहा जाता है। लेकिन खाली शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहेगा, अंग्रेजी शब्द नहीं रहेगा इसमें, तो वुड के डिस्पैच आंसर करना है। ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। जो मैकेले का रपट है वो अंग्रेजी शिक्षा के लिए काम करता है और जो वुड के डिस्पैच है वो शिक्षा प्रणाली के लिए काम करता है। तो दोनों बात ध्यान रखना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकेले की रपट। ठीक है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकेले की रपट से मानी जाती है ना। वुड के डिस्पैच के अनुसार स्कूली शिक्षा देसी भाषा में, उच्च शिक्षा इंग्लिश भाषा में कराए जाने की बात करी गई थी। वुड के डिस्पैच के अनुसार ही बम्बई और मद्रास में, बम्बई मद्रास कोलकाता माफ कीजिए, यूनिवर्सिटी खोली गई थी। और ये वही तीनों जगह है जहां पे हाई कोर्ट भी इंडिया में सबसे पहले आया था, लेकिन इसमें भी सबसे पहले कहेगा तो कोलकाता आंसर करना है। इसके अलावा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन इंडिया में 1774 ईस्वी के अंदर कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में हुआ था। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो है 4 सदस्यीय निकाय हुआ करता था, मतलब 1+3 के रेशियो में 3 गो जज हुआ करते थे और 1 गो मुख्य जज हुआ करते थे। इसके अलावा इनमें से कौन सा कथन राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में सत्य नहीं है? एक ही व्यक्ति एक साथ एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के पद पर कार्य कर सकते हैं। जी सही सुने हैं आप, आज तक आपने 2 ही सुना होगा, लेकिन इसके लिए कोई लिमिट नहीं रखा गया संविधान के अंदर। एक राज्यपाल एक समय में 3 राज्य के राज्यपाल भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उस अनुपात में उन्हें जो सुविधा वगैरह है वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जरूरी है कि संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप राज्यपाल बनेंगे ही नहीं। अगर आपको राज्यपाल या राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति के केस में आप संसद की सदस्यता आपके पास नहीं होनी चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए न तो संसद की सदस्यता होनी चाहिए, न तो किसी राज्य विधानमंडल की सदस्यता होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो ऐसा दूसरा कथन आपका जो है असत्य है, और जो असत्य है वही आपका आंसर है।
राज्यपाल नियुक्त होने के लिए योग्यता के अंतर्गत एक योग्यता यह भी है कि वह व्यक्ति संसदीय राज्य विधानमंडल किसी भी सदन की सदस्यता न रखता हो। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो क्राइटेरिया है वो कितना 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार भारत में मंत्रिपरिषद के हेड के सलाह के अनुसार, यानी आप कहेंगे सीधे शब्दों में प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार, है ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 155 के अनुसार करते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उन्हें राज्यपाल के पद पे रख सकते हैं। राज्यपाल का जो तबादला है, ट्रांसफर है, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। इसमें ट्रांसफर होने वाले अधिकारी यानी जो राज्यपाल हैं और दूसरे राज्य में राज्यपाल बनेंगे, उनसे जरूरी नहीं है कि उनका हाँ ही हो, ठीक है भाई। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्री के परिषद के मुख्य के परामर्श से राज्यों में किया जाता है, यानी जैसे कि केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उनके प्रमुख कौन होंगे, पीएम। तो सीधे शब्दों में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह के करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद यानी केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है ना, की अनुशंसा के आधार पर राज्यपाल को हटाया भी जाता है, ठीक है भाई। तो हटाने के लिए भी थोड़ा सा परमिशन मतलब सलाह लगता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इस अधिनियम में ही कहा गया कि एक व्यक्ति एट अ टाइम मोर देन वन राज्य में राज्यपाल के तौर पे काम कर सकेंगे। अब राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद देखते हैं। 153, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। स्टेट को बताया गया है आर्टिकल 152 में, ध्यान रखना। तो ये हो गया। 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करी जाएगी। 56, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। 61, राज्यपाल राज्य में कदाचार सिद्ध व्यक्ति को क्षमादान, क्षमा कम कराना, क्षमा डिले कराना, ये सब कर सकते हैं। 163, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होंगे जिनके मुखिया कौन होंगे, राज्य के अंदर सीएम होंगे। इसके अलावा 167, राज्यपाल की जानकारी देने के लिए संबंधित मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं, फर्ज हैं। 165, राज्य के अंदर महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। महाधिवक्ता जो है स्टेट के अंदर सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। वैसे ही आपके जो है पूरे इंडिया में यानी देश के अंदर या कंट्री के अंदर आप कहेंगे, है ना, तो सबसे बड़े विधिक अधिकारी जो है महान्यायवादी होते हैं ना, महान्यायवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सेम वही काम राज्य के अंदर महाधिवक्ता करते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब दे देना, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। इनके अलावा 174 आर्टिकल, राज्य विधायिका का 17वासन। तो कौन सा विधायिका का 17वासन हो सकता है भाई? विधान परिषद का हो सकता है क्या? विधान परिषद कभी विघटित होते हैं क्या? तो आप कहोगे नहीं होते। जैसे राज्यसभा वैसे विधान परिषद कभी विघटित नहीं होता। इसका मतलब विधानसभा की बात कर रहे होंगे। अनुच्छेद 175, राज्यपाल के द्वारा राज्य विधानमंडल को संबोधित करना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल का विशेष संबोधन किस अनुच्छेद में है, तो आपका 176 आंसर मारना है, न कि 175। आर्टिकल 200, इस आर्टिकल में क्या है कि राज्य के अंदर जो भी विधेयक वगैरह है उनको राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है, ठीक है भाई। इनके अलावा 213 क्या है, राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है ना। एक नोट करके यहाँ पे लिखा हूं, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्यपाल राज्य के मंत्री परिषद के सलाह के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। कल हमने राष्ट्रपति से संबंधित सभी जानकारी हमने न्यू सीरीज प्रीवियस ईयर क्लास नंबर 5 जो एसएससी दिल्ली पुलिस के नाम से चलाया गया वहां पे हमने कर लिया था। रमोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में। रमोसी विद्रोह पश्चिमी घाट में चित्तर सिंह वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में 22-24 में किया गया था। पौलीगरों का विद्रोह 1801 तमिलनाडु में किया गया था। कच्छ विद्रोह 1816, कच्छ विद्रोह गुजरात में भरतमल के नेतृत्व में किया गया था। कोया विद्रोह गोदावरी नदी के तट पर, है ना, 1880 में टोम्मा सोरा के द्वारा किया गया था। कूका आंदोलन भगत जवाहरलाल बालक सिंह राम सिंह, ये पंजाब में होता है, 40 में होता है। कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। बुद्धो भगत, यह विद्रोह झारखंड में हुआ था। कहां पे हुआ था? झारखंड में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में।
सिद्धू और कान्हू, चांद तथा भैरव, ये 4 साहसी भाई के द्वारा छोटा नागपुर के पठार के आसपास झारखंड से किया गया था। ताना भगत आंदोलन, जतरा भगत के नेतृत्व में 1914 झारखंड। जुआंग विद्रोह है ना, रण नायक के नेतृत्व में झारखंड। खोंड विद्रोह, चक्र बिश्नोई के नेतृत्व में उड़ीसा। तो ये कुछ किसानी वाला विद्रोह है। नेक्स्ट है सलीम चिश्ती का दरगाह, भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। सलीम चिश्ती का दरगाह उत्तर प्रदेश, आगरा के पास फतेहपुर सिकरी में है। शेख मोहिउद्दीन चिश्ती का मकबरा ये कहाँ पे है? ये अजमेर में है। और ये हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म के सबसे बड़े तीर्थस्थल माने जाते हैं, है ना, अजमेर शरीफ। इसके अलावा नोट, भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत करने का श्रेय शेख मोहिउद्दीन चिश्ती को ही दिया जाता है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में है। ये सिख धर्म के अंतिम और 10वें गुरु हुए। इनके अलावा तानसेन की समाधि ये मध्य प्रदेश ग्वालियर में है। ये अकबर के नवरत्नों में शामिल रहे, जो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध थे। कहते हैं कि जब गाते थे तो कांच फूट जाता था। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है ना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चर्चा में रहे किनमेन आइलैंड किस देश के सबसे नजदीक है? तो चीन से ये सबसे नजदीक है। चीन से अंडर 5 किलोमीटर में किनमेन आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड पे जो अधिकार है ये ताइवान का है वर्तमान में, और चीन इसे हथियाने के लिए कई बार कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकाम रहा है। श्रीलंका का कुछ द्वीप देखते हैं, कच्चे थेबू द्वीप है। जो भी थेबू शब्द लास्ट में लगा रहता है वो श्रीलंका का द्वीप होता है। इसके अलावा जाफना वगैरह भी याद रखना, एलिफेंटा पास भी याद रखना। चर्चा में रहे मार्शल आइलैंड कौन महासागर में है? तो कहेंगे प्रशांत महासागर में है। यहाँ पे इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, ये मार्शल आइलैंड प्रशांत महासागर में है। ठीक है, इन्हें भी ध्यान रखना। ये जो है एक स्वतंत्र देश के जैसा है, नाम है इसका मार्शल आइलैंड। कल्लिया चल्ली द्वीप मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान के भीतर स्थित है, और ये भारत के 4 प्रमुख प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ होता है क्षेत्रों में से एक प्रमुख है। अन्य 3 क्षेत्र कौन है जहां कोरल रीफ आपको देखने को मिलता है? कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और अंडमान। ठीक है, न्यू मूर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। यह द्वीप हरिभंगा नदी के समीप है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर स्थित है। इस द्वीप पर भारत और बांग्लादेश दोनों कब्जा करते हैं, है ना, मतलब कहते हैं हमारा है। बांग्लादेश के अन्य प्रमुख द्वीपों में सेंट मार्टिन है ना, ये सेंट मार्टिन है ना। इसके अलावा यह एक कोरल द्वीप है, और यही मार्टिन द्वीप के लिए ना लड़ाई हुआ था जो बांग्लादेश में तख्ता पलट का कारण बना। ये पूर्णतः सत्य नहीं है, लेकिन अटकलें उठाई जा रही थी। इनके अलावा अंडमान और निकोबार को पहले एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता था। ओंच, जारवा, सिंटेलिस आदि अंडमान और निकोबार के प्रमुख जनजातीय लोग हैं। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, मध्य अंडमान है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अंडमान निकोबार की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, उसे क्या कहा गया? विजयपुरम नाम रख दिया गया है। 1 नवंबर 1973 तक लक्षद्वीप को लक्का द्वीप, मिनी को या मिनी द्वीप के नाम से जानते थे, जिसके हम आज वर्तमान में लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा लक्षद्वीप में जो है 36 आइलैंड हैं, जिसमें 11 पे लोग बसे हुए हैं। एंड्रॉयड आइलैंड जो है लक्षद्वीप में सबसे बड़ी आइलैंड है। तो दोस्तों ये थे आज का क्लास रेलवे वाली। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, काम की चीज़ है ना। रेलवे का एग्जाम देना हो, एक हमारा परीक्षा दर्पण आया था, इसमें मैंने इमेज नहीं दिखा पाया था आपको। एक तो आपका परीक्षा दर्पण है जी, और एक हमारा जो ये वाला सीरीज है, ये दोनों आप करके जा लेना। और साथ में आपने मॉक टेस्ट लगाया ही होगा, आपको कोई रोकेगा जी? कोई नहीं रोकेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ले सकते हैं।